ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में अगर सोल्यूट दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स के दरमियान में ऐड किया जाए तो सोल्यूट अपने आप को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल एक बड़ी कॉमन है। जब आयोडीन आप लोगों को मिलती है तो वो पोटाशियम आयोडाइड से मिली हुई है, यानी आपके पास KI3 की फॉर्म में आयोडीन मौजूद है, पहाड़ों से या जहाँ से भी आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो KI3 जो है ये कन्वर्ट होगा K पॉजिटिव और I3 नेगेटिव में, ट्राइआयोडाइड आयन। अब ये जो ट्राइआयोडाइड आयन है ये तो वाटर सोल्यूबल है, और मैं इसमें से आयोडीन निकालना चाहता हूँ, मैं रिएक्शन को रिवर्स लेके जाना चाहता हूँ। तो व्हाट शुड आई नीड टू डू? मुझे ये चाहिए कि मैं आप यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन रखें। ये देखें, ये मेरे पास एक सेपरेटरी फनल है और मैंने इस सेपरेटरी फनल में दो चीजें ऐड कर ली। यहाँ पर एक लेयर है जिसमें पोटाशियम आयोडाइड मौजूद है, मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सपोज ये है पोटाशियम ट्राइआयोडाइड, इसके ऊपर मैं डाल देता हूँ ईथर। चले जी, ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया ईथर। अब ये तो ईथर में हल नहीं होगा, लेकिन ये ईथर में हल होगा। तो यहां से ट्राइआयोडाइड से, यानी I3 नेगेटिव से आयोडीन अलग होना शुरू हो जाएगी और वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू हो जाएगी इसके अंदर। इसका मतलब जब मैं शेक करके रखूंगा तो मेरे पास आयोडीन जो है ये ऊपर वाली लेयर में ट्रांसफर हो चुकी होगी। इसका अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आप लोग देखें ना, जो लिखा भी हुआ है आपके सेकंड चैप्टर पार्ट 1 में, तो वहां वो कहता है कि अगर आप इसके अंदर ईथर डाल रहे हैं या CCl4 डाल रहे हैं या इसके अलावा CS2 डाल रहे हैं, कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो आयोडीन डिसॉल्व होगी CCl4 में, जबकि जो I3 है ट्राइआयोडाइड ये डिसॉल्व होगी वाटर में। तो सिंपल, आपने पहाड़ों से KI3 लिया, आपको किसी सोर्स से KI3 मिला, आपने उसको पहले पानी में हल कर दिया, फिर उसके अंदर CCl4 डाल दिया या CS2 डाल लिया, करके शेक किया सेपरेटरी फनल में और आपके पास आयोडीन सेपरेट होता गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यही कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट रिमेन कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर। पहली बात ये याद रखनी है कि एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है, बिकॉज सॉल्यूशन डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट। वो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट को रिमेन कांस्टेंट रखने के लिए अपने आप को टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स में कर लेता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोलेकुलर कंडीशंस। जब उसकी मोलेकुलर कंडीशन चेंज ना हो, यानी कोई रिएक्शन ऐसा ना हो रहा हो जिसमें वो चेंज हो रहा है, तो आपके पास उसकी वैल्यू वही रहेगी। अब इसमें दो चीजें आ जाती हैं, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। कई बार ऐसा होता है कि कंपाउंड आपस में एसोसिएट कर रहे हैं, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। अगर ऐसा केस होगा तब भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट में फर्क करेगा और डिसोसिएशन में भी आपके पास फर्क पड़ेगा। अब चले जाते हैं जी एक्सट्रैक्शन के ऊपर। यहां पर एक चीज है मल्टीपल और बैच एक्सट्रैक्शन। देखिए एक्सट्रैक्शन का तरीका क्या है। एक्सट्रैक्शन का एक मेथड ये है कि मैं सिंपली एक सोल्यूट लूं, यानी इसको डिस्ट्रीब्यूट करूं, और ये देखें मैं सेपरेटरी फनल यूज कर लूं। अब बार बार सेपरेशन ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू वन टाइम्स। ये फर्ज कीजिएगा मेरे पास है 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट। ये FSC के बच्चों का भी क्वेश्चन होता है, वहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर गालबन सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट क्वेश्चन है उसके अंदर, फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर, कि मल्टीपल और बैच एक्सट्रैक्शन यानी सिंगल फेज एक्सट्रैक्शन से ज्यादा बेहतर है कि आप बार बार एक्सट्रैक्शन करें। क्यों? ये देखें, ये है 100 ग्राम सोल्यूट और फर्ज करें ये वाटर में डिसॉल्व हुआ हुआ और मैंने इसको सेपरेट करना है ईथर में। मैंने, मेरे पास है जी 1000 ml वाटर और मुझे ईथर के अंदर एक्सट्रैक्ट करने के लिए दिया गया है, उसकी अमाउंट भी है 1000 ml। मैंने क्या किया, मैंने इसको एक ही बारी में, एक ही टाइम में मैंने इसको इस सेपरेटरी फनल में डाल दिया। 1000 ml इधर और 1000 ml, यानी
1000 ml वाटर भी और 1000 ml ईथर भी, दोनों मैंने डाल दी। अब क्या होगा कि सोल्यूट ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सोल्यूट बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। फर्ज करें 50 ग्राम इधर चला गया और 50 ग्राम इधर चला गया। अब आपका सॉल्वेंट सारे का सारा इस्तेमाल हो चुका है। ये है सिंगल एक्सट्रैक्शन, सिंगल फेज एक्सट्रैक्शन। अगर मैं मल्टीपल या बैच एक्सट्रैक्शन की तरफ जाऊं तो मैंने क्या किया, मैंने इस वाटर का तो मैंने उतना ही लिया, ये देखिएगा इस सेपरेटरी फनल में वाटर उतना ही है, 1000 ml, लेकिन मैंने जो ईथर है वो यूज किया 250 ml। अब डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग 50% 50 ग्राम इधर चला गया और 50 ग्राम इधर रह गया, मैंने इसको सेपरेट कर लिया। अब जो 1000 ml वाटर था इसके अंदर 50 ग्राम रह चुके हैं। मैंने दोबारा से सेपरेटरी फनल यूज की, सॉरी अगर वो फनल ठीक बन नहीं रही क्योंकि लैपटॉप पे काम इस तरह का ही होगा। तो अब यहाँ पे फिर मैंने 250 ml यूज किया ईथर और 1000 किया, लेकिन पहले ये 50 था यानी 100 था जो कि 50-50 में कन्वर्ट हो गया। अब ये 50 था जो कि 25 इधर चला गया और 25 इधर चला गया। फिर मैंने इसको रिपीट किया तो 25 और 25 कन्वर्ट हो गया 12.5 वाटर और 12.5 ईथर। फिर इसे कन्वर्ट किया तो 6.125 वाटर, 6.125 ईथर। तो देखें जी, ईथर में 12.5, 6.125, 25 एंड 50, 50 और 75, 85, 87, ये आ गया 93, 93.5, यानी 1000 ml यूज किया आपने ईथर और 1000 ml में ऑलमोस्ट 93 ग्राम्स आप लोगों ने सेपरेट कर लिया। और अगर यहां पर यूज किया था एक ही बारी में तो आपने सिर्फ 50 ग्राम सेपरेट किया था। तो मल्टीपल और बैच एक्सट्रैक्शन जो है वो ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू सिंगल एक्सट्रैक्शन। ये एक बात आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, 100% एक्सट्रैक्शन कभी पॉसिबल नहीं हो सकती। इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव होल ऑफ द डिजॉल्व सब्सटेंस, हाउ मच लार्ज एक्सट्रैक्शन में भी, जितनी मर्जी लार्ज कर लें वो कभी भी सेपरेट नहीं हो सकती। जी, इससे रेलेवेंट किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें प्लीज, फिर मैं इसे आगे जाऊंगा। यही प्रिंसिपल यूज होता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर भी। थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन वो इंटरेस्टिंग चीज है, स्टेशनरी और मोबाइल फेस का ना, जिसमें हम कहते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। चले मैं करवा ही देता हूँ। चलें, अगर ये क्लियर है तो मैं आपको जरा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के हवाले से एक दो बातें बता दूं। ये देखिए, आपके पास एक क्रोमेटोग्राम पड़ा होगा। अब फर्ज करें ये वो क्रोमेटोग्राम की अंदरूनी लेयर है और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में आप लोग जानते हैं ये वो स्ट्रिप है आपकी। अब ये जो स्ट्रिप है ना, एक्चुअली इस स्ट्रिप के अंदर आपके पास ये पड़ा हुआ है सोल्यूट। एक मिनट, मैं जरा इसको थोड़ा सही करके बना लूं क्योंकि ना ये जरा समझने वाला है उस तरह का हिस्सा। ये आपकी स्ट्रिप है। अब आप पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में जानते हैं, इन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी सोल्यूट भी यानी स्टेशनरी फेज भी, सॉरी, लिक्विड और मोबाइल फेज भी लिक्विड। इसका मतलब यहां पर जहां मैंने सैंपल लोड किया है, इसका एक हाइपोथेटिकल ब्लॉक बना रहा हूं जिसको थ्रेटिकल प्लेट्स कहा जाता है, नंबर ऑफ थ्रेटिकल प्लेट्स। अगर किसी ने एनालिटिकल डिटेल में पढ़ी हुई है ना तो उसको पता होगा नंबर ऑफ थ्रेटिकल डिटेल्स का, नहीं पता तो ब्लॉक समझ लें आप लोग। अच्छा, ये लिक्विड ही है और सोल्यूट मैंने इसके ऊपर अपलोड किया होगा। ये मेरे सोल्यूट पार्टिकल्स हैं।
अब ये स्टेशनरी फेज है जो उसको हमने लिक्विड, क्योंकि वाटर के ऊपर हमने वाटर मॉलिक्यूल है ना स्टेशनरी सेलुलोज सिस्टम में, और हमने उसके ऊपर सोल्यूट अपलोड कर दिया जहां हम अपना स्पॉट लगाते हैं। ये समझ लें आपका वो स्पॉट है। अब मैंने इसके ऊपर से मोबाइल फेज रन किया। अब इसके ऊपर जब मोबाइल फेज रन होगा, जरा तवज्जो से देखिएगा, ये अब इसके ऊपर से मोबाइल फेज ने रन करना है। जब लिक्विड आया, ये है वाटर सॉल्वेंट, अब सॉल्वेंट इसके ऊपर रन कर रहा है। ये देखें, अब ये सॉल्वेंट जब इधर आया तो इतने हिस्से में यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा थी सोल्यूट की, यहां कम थी, तो सोल्यूट के पार्टिकल जाना शुरू हो गए सॉल्वेंट में। ये यहां से ना अपने आप को इक्वली इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। अब इनकी कंसंट्रेशन बराबर हो गई है। अब जब इनकी कंसंट्रेशन बराबर हो गई, उतने टाइम में ये सोल्यूट के जो पार्टिकल्स थे, ये लिक्विड के फ्लो के मोबाइल फेज है ना, ये मोबाइल फेज के फ्लो के साथ आगे चले गए, यहां पर आ गए कहीं। अब ये जो ब्लैक स्पॉट यहां थे वो यहां आ चुके हैं, और जो यहां पर, मैं ये दोबारा बनाता हूं, और जो यहां पर थे हमारे, जस्ट फॉर अ मिनट, नया लिक्विड की लेयर आ गई ना यहां। अब जो नए लिक्विड की लेयर आई है वो फ्रेश है, यहां पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर आगे चले गए थे, अब यहां पर फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और यूं आपके पास जितना वो आगे चलता जाएगा उतनी यहाँ की डिस्ट्रीब्यूशन होती चली जाएगी। तो आपके पास सोल्यूट पार्टिकल जो हैं वो सेपरेट होते जाएंगे ऑन सॉल्वेंट फेज या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में। ये बात समझ आई आप लोगों को? ये आपका मोबाइल फेज है और ये आपका स्टेशनरी फेज है। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में भी आप लोग क्या कर रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बिटवीन टू फेज। स्टेशनरी फेज भी लिक्विड है, मोबाइल फेज भी लिक्विड है। तो आपके जो दो सॉल्वेंट है वो आपस में अपनी केडी वैल्यू को, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट सी एम ओवर सी एस, स्टेशनरी फेज ओवर मोबाइल फेज, ये इक्वेशन वहां लिखी हुई है पार्ट 1 में, लेकिन ये वहां पर समझ नहीं आती प्रॉपर कि एक्चुअल इसका मकसद क्या है। तो इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं आप लोग, नहीं तो फिर मैं ऑनवर्ड मूव करता हूँ। एनी वन ऑफ यू, एनी क्वेश्चन? चल, तो वैसे क्रोमेटोग्राफी आपको डोगर साहब ने डिटेल में करवाई होगी, मैं जस्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट के हवाले से बात थी मैंने वो आप लोगों से डिस्कस की है। खैर, तो ये आपके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट था, याद रखें 100% कभी सेपरेशन नहीं होती। कभी ऐसा नहीं होता कि जो आपका स्टेशनरी फेज है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए और मोबाइल फेज टोटली उसको सेपरेट कर ले, ऐसा मुमकिन नहीं होता जी। इसके बाद आ जाते हैं कोलाइडल्स। ये कोलाइडल, कोला एंड ग्लू, कोला मीन्स ग्लू एंड आयोडोस मीन लाइक, ग्लू लाइक, तो ये कोलाइडल ग्लू लाइक मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास। ये पास नहीं कर सकते सेमी पेम्ब्रेबल मेम्ब्रेन से। देयर साइज इन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या है, जो कि बिल्कुल एक जैसा हो, जैसे नमक पानी के अंदर होता है, और सस्पेंशन क्या है, जैसे अंडे की सफेदी पानी में डाल दें तो वो एक सस्पेंशन बन जाएगी। तो ये ट्रू सॉल्यूशंस और सस्पेंशन के दरमियान की कोई कंडीशन होती है इसके अंदर। इनका डायमीटर आपके सामने बोर्ड पे लिखा, ये लिखा आ रहा है, आपने इसको याद कर लेना है, क्योंकि ये 10 ऑंगस्ट्रॉन से 200 ऑंगस्ट्रॉन तक इसकी जो वैल्यू है वो आती है डायमीटर की रेंज में। ओके, इसके बाद देखते हैं जी, कोलाइडल में भी रॉड लाइक, ये रॉड लाइक हो सकते हैं, डिस्क लाइक हो सकते हैं, फिल्म हो सकती है, लॉन्ग फिलामेंट हो सकते हैं। इनका डायमीटर जो है वो 10 से 200 ऑंगस्ट्रॉन की रेंज में भी आता है कोलाइडल जेल। ठीक, अच्छा जी। कोलाइडल ऑफ गैस इनटू गैस इज नॉट पॉसिबल। देखिए कोलाइडल्स कितनों के पॉसिबल है, आपके पास तीन किस्म की चीजें थी, आपको याद हो आपने पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आपने पढ़ा था सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू सॉलिड। इसी तरह लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू लिक्विड। गैस के मॉलिक्यूल्स गैस के साथ कभी कोलाइडल्स नहीं बनाते।
ये बात आपने याद रखनी है, ये इसका ऑब्जेक्टिव पॉइंट है। ओके, तो इसके अलावा वाटर कोलाइडल आर हाइड्रोसोल्स या एक्वासोल्स कहते हैं इनको। कोलाइडल्स को सिंपली सोल्स कहा जाता है। सोल्स दो किस्म की होती हैं, लियोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायोफिलिक वो हैं जो सॉल्वेंट यानी वाटर से प्यार करती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डेवलप होती हैं, जैसे आपका स्टार्च का कोलाइडल है, गम्स हैं। इसके अलावा जो आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड है वाटर के अंदर, ये लायोफोबिक होता है, ये वाटर में डिजोल्व नहीं होता। याद रखिएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है FeOH3, ये वाटर इनसोल्यूबल होता है। तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि सर जब हम कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं, तो ये किसी को पता है कि कंफर्मेटरी टेस्ट के अंदर जो फेरिक हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे होते हैं, ये तो सोल्यूशन होता है वाटर में। जी, कैसे बनाया जाता है ये सोल्यूशन? किसी को इसका आइडिया है? इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू, ऑल ऑफ यू गाइस, कि हाउ कैन वी प्रिपेयर द सोल्यूशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड? एक्चुअली इट इज अनसोल्यूबल इन वाटर. You cannot dissolve ferric hydroxide in water. Then how you can make it solution in the solution form? किसी को इसका आंसर आता है तो प्लीज हैंड रेज करिएगा। नहीं आता। याद रखें, फेरिक हाइड्रोक्साइड के लिए जब कभी आपने डिसॉल्व करना है तो आपको लो पीएच करनी पड़ेगी, आपको इसमें एसिड ऐड करना पड़ेगा। अगर एसिड ऐड नहीं करेंगे तो ये डिसॉल्व नहीं होगा। इसके ऊपर कभी आप ई नॉट ऑफ द सेल निकाले ना इसकी, तो याद रखें जब इसकी पीएच 7 होती है ना, तो ई नॉट ऑफ द सेल नेगेटिव आ रही होती है, यानी ये वाटर में नहीं बना सकता सोल्यूशन। और जब आप इसकी पीएच 1 पे ले जाते हैं या 0 पे ले जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि ई नॉट ऑफ द सेल जो है ये पॉजिटिव आ जाती है, यानी ये वाटर में सोल्यूशन बना सकता है। तो याद रखिएगा, क्रोमियम हो गया, फेरिक हो गया, कुछ भी है, कोबाल्ट हो गए, ये तमाम के तमाम एसिडिक सोल्यूशन बनाते हैं। एसिड के साथ मिलकर वाटर में सोल्यूशन बनाएंगे, प्योर फॉर्म में सोल्यूशन नहीं बनाते। इसीलिए अगर फेरिक हाइड्रोक्साइड आपने पता करना है, फेरस का सोल्यूशन है कि देखें FeCl3 आपके पास सॉल्ट एनालिसिस में, वो कहते हैं जी आयरन का बेसिक रेडिकल डिटेक्ट करें, तो आप इसके कंफर्मेटरी टेस्ट में क्या करते हैं, आप इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं, आपके पास FeOH3 बन जाता है, ये प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। और प्रेसिपिटेट बनने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये प्रेसिपिटेट बनने के बाद क्या हो जाएंगे, अनडिजॉल्व फॉर्म में आ जाएंगे। तो याद रखें, बेसिक मीडियम में अनडिजॉल्व रहते हैं। आपने अगर वो भी करवाया हो K2Cr2O, K2CrO4, पोटाशियम क्रोमेट और बेरियम क्लोराइड, एस्टिमेशन ऑफ बेरियम आइन जब आप करवाते हैं FSC में, अगर आपने कभी प्रैक्टिकल करवाए हैं तो इसमें बेरियम क्रोमेट बनता है। और आपने देखा होगा यहाँ कंडीशन बेसिक होती है, उन्होंने रिएक्शन के ऊपर लाइन के ऊपर लिखा होता है बेसिक। बेसिक का मतलब क्या है, बेसिक मीडियम में ये प्रेसिपिटेट बनेंगे। अगर एसिडिक मीडियम होगा तो ये दोबारा सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, याद रखिएगा। ओके, तो इसके बाद जी हमारे पास आ जाती हैं ये हाइड्रोसोल्स, और ये लायोफोबिक की बात चली थी। तो आप कहेंगे जी लायोफोबिक अगर नहीं वाटर में डिसॉल्व होती तो फिर जेल्स बनती कैसे हैं? इसको एसिडिक मीडियम में बनाया जाता है। टिंडाल और टिंडाल कोन इफेक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोल हैं, जब लाइट पार्टिकल्स आ रहे हैं तो वो कोलाइड्स के साथ टकराए और हेजी बीम में कन्वर्ट हो गए। तो लाइट स्कैटरिंग जो है इसकी डिपेंड करती है वेवलेंथ ऑफ द लाइट पे, डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन टू फेज। ये मीडियम है ना, यहाँ आपका एयर है और यहाँ लिक्विड है, तो जिस तरह इसकी विस्कोसिटी और बाकी चीजें चेंज होती जाएंगी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज होता जाएगा। कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज क्या है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अच्छा, एक ट्रू सॉल्यूशन की डेफिनेशन ये है कि ट्रू सॉल्यूशन कभी टिंडाल इफेक्ट नहीं देते। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको कैसे पता चलेगा सॉल्यूशन ट्रू है कि नहीं? आप नमक को पानी में हल करें और उसमें से लाइट पास करें, आप देखेंगे लाइट स्कैटर नहीं करेगी। लेकिन अगर आप किसी और कोलाइडल का सॉल्यूशन बनाते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड को बना लें और आप उसको वाटर उसके ऊपर से लाइट पास करें, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर वो टिंडाल इफेक्ट शो करेगी, स्कैटरिंग शो करेगी। ब्लू कलर ऑफ स्काई जो है एंड रेड कलर ऑफ सनसेट, ये भी टिंडाल कॉन इफेक्ट की वजह से नजर आ रहा होता है। ब्लू लाइट स्कैटर हो रही होती है और सनलाइट के अंदर रेड लाइट स्कैटर हो रही होती है, जो कि आपको नजर आ रही होती है, जिसकी वजह से आप लोग कहते हैं कि ये सेपरेट वो कलर शो कर रहे हैं। जो शाम के टाइम में कलर नहीं नजर आ रहा होता आपको, रेड सा सूरज का, वो वाला।
इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस जिन्होंने एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ी है वो डिटेल में जानते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस मूवमेंट ऑफ आयंस के हवाले से हम इसे कहते हैं। इलेक्ट्रिकली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं जिनको इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सेपरेट किया जाता है। मैं इसकी मिसाल आप लोगों को एक छोटी सी दे लेता हूँ। ये देखिएगा, फर्ज करें कि ये आपके पास एक है सोर्स में, एक मिनट है, मैं जरा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्ज करें कि ये आपका है सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है और इसके कहा जाता है सोर्स वायल। आपने एक वायर ली, यानी इसके अंदर आपके पास एक ऐसे कैपिलरी ट्यूब होती है इस शक्ल की, जैसे ये मैं कैपिलरी बना रहा हूं ना, ये मैंने जरा कैपिलरी इसलिए बड़ी बनाई है ताकि आपको इसके अंदर वाला, अब होगा क्या कि आप पहले इस कैपिलरी को पुट करेंगे सोर्स में, सोर्स में डालेंगे तो इस कैपिलरी के अंदर आपके पास ना सिलिकॉन ऑक्साइड की लेयर्स हैं यूं। अब आप क्या करते हैं कि इस कैपिलरी लेयर के ऊपर आपका जो सोर्स मटेरियल है जिसको आपने सेपरेट करना है, लेट सपोज अमाइनो एसिड्स हैं, तो अमाइनो एसिड्स इसके साथ यहां पर अटैच हो जाएंगे, सिलिकॉन ऑक्साइड की जो लेयर्स बनी हुई हैं ये इसके अंदर सारी ना यहां पर ये सारी की सारी वो लेयर्स बनी हुई हैं जिसके ऊपर, ये समझ लें जो एरो बना रहा हूं ये सिलिकॉन है। अब मैंने पहले इसको सोर्स फाइल में ऐड किया और उसके बाद फिर मैंने इसको यहां से निकाल के इस सॉल्वेंट में ऐड कर दिया। अब यहां पर सॉल्वेंट है और यहां पर भी आपके पास एक बीकर है, डेस्टिनेशन वायल जिसे कहते हैं। और अब आपने क्या किया, अब आपने यहां से सॉल्वेंट को मूव करवाना शुरू कर दिया फ्रॉम वायल ए टू वायल बी। अब जब सॉल्वेंट यहां पर मूव कर रहा है तो डेफिनेटली ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये पीएच सेंसिटिव होता है, इसकी पीएच एक स्पेसिफिक होती है। अब आपने इसके अंदर फर्ज करें मुख्तलिफ किस्म के अमीनो एसिड्स हैं और आप याद रखिएगा, आपको पता भी होगा जो बायोकेमिस्ट्री जानते हैं कि अमीनो एसिड्स जो हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। कोई अमीनो एसिड छोटे साइज का है, कोई पीएच अमीनो एसिड बड़े साइड का है, ग्लाइसिन, लूसीन, एलानिन, वैलिन, हिस्टिडीन, बेसिक है, एसिडिक है, वगैरह वगैरह। अब क्या होगा कि यहां पर जो उस पीएच के साथ अटैच होगा ना वो यहां से मूव करता करता यहां पर आ जाएगा। जैसे फर्ज करें मैं ग्लाइसिन की बात करता हूं, ग्लाइसिन की जो पीएच है वो लेट सपोज कर लेते हैं 3 है। तो जब मैं यहां पर 3 पीएच का सॉल्वेंट पास करूंगा तो जितने ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल होंगे वो इस पीएच में डिसॉल्व होके यहां पर आ जाएंगे। अब फर्ज करें इसमें एनालीन है और एनालीन की पीएच है 5, तो जब 3 पीएच वाला गुजरा तो 5 पीएच वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मैं पीएच को 5 कर दूंगा तो एनालीन यहां से टूट के मूव करता करता यहां आ जाएगा। तो यूं पीएच की बेसिस के ऊपर आप अमाइनो एसिड को सेपरेट कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। तो इसको हम इलेक्ट्रोस्मोटिक फ्लो के हवाले से भी देखते हैं, लेकिन वो डिटेल्स जो है वो फिर बाद में देखेंगे। खैर, तो यहां पर ये इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ प्रोटीन, डीएनए, पॉलीसेकेराइड्स एंड अदर कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल इंटरेस्ट। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इसके अंदर है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स। इसमें भी हम लोग कोलाइडल इफेक्ट यूज कर रहे हैं। सेडिमेंटेशन रेट, सेडिमेंटेशन पोटेंशियल या डॉर्न पोटेंशियल, इसके बारे में जरा देख लेते हैं जी। कहते हैं जी, द पार्टिकल आर फोर्स टू मूव इन अ रेस्टिंग लिक्विड। एक रेस्टिंग लिक्विड में आपके पास उसको फोर्स किया जाता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसको पुल करती है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपके पास जो आयंस मूव करते हैं किसी पोटेंशियल को क्रिएट करते हुए, वो कहलाता है सेडिमेंटेशन पोटेंशियल। मुख्तलिफ किस्म के आयंस हैं, जैसे मेरे पास ये आयन है, मेरे पास फेरस का आयन है, मेरे पास क्रोमियम है, मेरे पास निकल है,
मेरे पास जिंक है। अब इन सब के मोलर मास डिफरेंट है, इस पे ग्रेविटी का असर हो रहा है, इसके ऊपर हो रहा है, इसके ऊपर हो रहा है, इसके ऊपर हो। तो अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जब चार्ज मूव करता है तो वो एक पोटेंशियल क्रिएट करता है। उस मूवमेंट के दौरान उसका जो पोटेंशियल आ रहा है उसको सेडिमेंटेशन पोटेंशियल कहते हैं। द पार्टिकल आर फोर्स टू मूव इन द रेस्टिंग लिक्विड। लिक्विड रुका लेकिन आयंस मूव कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स डन दिस, द पोटेंशियल सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन पोटेंशियल और डॉर्न इफेक्ट, डूबने का इफेक्ट। ओके ले जी, इसके बाद चले जाते हैं जी मैक्रोमोलिक्यूल्स के ऊपर। मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में आप जानते हैं कि व्हेन डिसॉल्व इन कोलाइडल सॉल्यूशन। अच्छा, मैक्रोमोलिक्यूल जो है डायरेक्टली डिसॉल्व हो जाते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस के अंदर। हाँ, मैक्रोमोलिक्यूल जब आप डिसॉल्व करते हैं तो ये कोलाइडल सॉल्यूशंस देते हैं। डायमेंशंस ऑफ द मॉलिक्यूल, ये इसकी रेंज है जिसके अंदर ये लाई करते हैं। जेलेटिन, ये जेलेटिन आपने सुना होगा, बड़ा मशहूर है। इसके रबड़, सेलुलोज, इनका इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता और ये इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं करते। एमल्सियंस क्या चीज है? पेंट्स आपने सुना होगा। एमल्सिफिकेशन वो प्रोसीजर है जिसके जरिए एमल्सियंस बनाई जाती हैं। डिस्पर्स लिक्विड एंड डिस्पर्स मीडियम आर लिक्विड। जिस चीज को डिस्पर्स किया जा रहा है वो भी लिक्विड है और जिस मीडियम में किया जा रहा है वो भी लिक्विड है। यानी आप क्या कर रहे हैं, आप एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में डाल रहे हैं उसको सस्पेंशन बनाने के लिए। अच्छा, इसकी मिसाल देख लेते हैं। ये देखें, आपने ऑयल, घी जो है आपका, और वाटर को देखा होगा। अगर आप ऑयल और वाटर को मिक्स करें एक बॉटल में और इसको शेक करें तो आप देखेंगे आफ्टर सम टाइम जो ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर लेयर तैरना शुरू हो जाएगी, जबकि वाटर की लेयर नीचे रह जाएगी। जब आप उसको मिक्स करेंगे तब ये एक दूसरे में मिक्स होंगे, ये वाटर के अंदर है ना, तो यूं वाटर की लेयर के अंदर आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑयल के ऐसे मूव करते हुए मिलेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि ये पार्टिकल आपस में मिलना शुरू हो गए हैं थोड़ी देर के बाद, और ये इसके ऊपर एक वाइड एक लेयर बना लेंगे ऑयल की, जिसको आप तरी वगैरह कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये ना बने तो इन पार्टिकल्स को दोबारा एक दूसरे के साथ मिलने से रोकना होगा। ये एमोलियंस होती है जिनमें वो पार्टिकल दोबारा मिलता नहीं है। तो डिस्पर्स लिक्विड फेज एंड डिस्पर्स मीडियम आर लिक्विड, पहली चीज इसमें ये याद रखने वाली है। अब ऑयल को आपने वाटर में डालना है, जैसे मिल्क है। अब मिल्क एक इमलियम है, इमलियन है। इसमें लिक्विड फैट जो है, देखिए फैट भी लिक्विड है क्योंकि डिस्पर्स फेज जो है वो भी लिक्विड है, और डिस्पर्स मीडियम वो भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है। अब आप कैसे बना सकते हैं? आप थोड़ा सा सोप लें और आप जो ऑयल, सोप और वाटर का मिक्सचर बना लें और उसमें ऑयल डाल के उसको शेक करें। आप लोग देखेंगे कि अब जो पार्टिकल्स है ना इसके अंदर लिक्विड में, वो सोप की बॉन्ड उसके ऊपर एक आ जाएगी लेयर। सोप एक लेयर क्रिएट कर देगा जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स दोबारा नहीं मिल पाएंगे आपस में, और वो दोबारा वो एक लेयर नहीं बनेगी। यानी यूं समझ लें कि उन पार्टिकल्स को ऑयल जो सोप है वो अपने अंदर क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा, उनके ऊपर वो लेयर बना देगा, शीट बना देगा। तो ऑयल इन मिल्क, तो ये भी आपके पास वाटर एंड ऑयल, ये बटर आपके पास है। अब इसमें वाटर इज डिपॉजिटेड इन फैट, यानी ऑयल को वाटर में देखना है अगर अमलियम में, तो लिक्विड फैट जो है उसको आप देख लें। और अगर वाटर को ऑयल में देखना है तो आपका जो बटर है इसके अंदर वाटर होता है, वो भी अमलियम है। इसके अलावा ये आ जाती है मिसली। तो आपने देखा होगा ये सोप जो है आपके पास बड़ा मशहूर, इसके दो पार्ट होते हैं, एक लायोफोबिक होता है और एक लायोफिलिक होता है। लायोफोबिक कौन सा पार्ट है? जो वाटर लवर नहीं होता, जैसे फैट है। जैसे आपने सुना होगा पाल्मेटिक एसिड, पाल्मेटिक में कार्बन 15 होते हैं। ये ये है पाल्मेटिक एसिड। लेकिन अगर आप इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे तो ये बन जाएगा C15H31COONA, सोडियम पाल्मेट, जिसमें आप थोड़ी सी फ्रेग्रेंस ऐड करेंगे तो आपके पास एक बड़ा बेहतरीन किस्म का सोप तैयार हो जाएगा जिसको पाल्मोलिव कह रहे हैं, ये मार्केट में मिलता है। तो ये पाल्मोलिव सोप इसी पाल्मेटिक एसिड से बनाया जाता है।
ये फैट के अंदर मौजूद है। तो सोप के दो पार्ट है, एक लायोफोबिक है और एक ये वाटर सोल्यूबल पार्ट है लायोफिलिक। तो ये पोलर इम्प्योरिटीज को डिजोल्व करता है और ये नॉन पोलर इम्प्योरिटीज को डिजोल्व करता है, जिसकी वजह से आपके कपड़े वगैरह, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप में आप लोगों ने पढ़ा होगा या पढ़ाया होगा, तो आपको अंदाजा होगा कि क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप इसी तरह हो रहा है। फिर आ जाती हैं जेल्स एंड जेलिस। तो जेल्स एंड जेलिस जो है ये देखें जेलेटिन से प्रोड्यूस हो रही हैं। जेल सेमी रिजिड सॉलिड है आपके पास, हम लोग खाते हुए भी बड़े शौक से हैं। जो फ्रूट्स की जैम जेलीज हैं ये पेक्टिन से प्रोड्यूस होती हैं, ये पेक्टिन याद रखिएगा। इसके अलावा जो हमारे पास गम में स्वीटनर होता है ना, वो भी यही है। इसमें इलास्टिक जेल्स आ जाती हैं, नॉन इलास्टिक जेल्स हैं, उसकी एग्जांपल्स मैंने साथ दी हुई हैं। थायोट्रोपिक जेल्स होती हैं वगैरह वगैरह। इंपॉर्टेंस क्या है ये आपके टिश्यूज में, स्प्रेज में, एग्रीकल्चर में सेपरेशन के लिए, मेटल सेपरेशन के लिए, वाटर प्योरिफिकेशन के लिए, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए और मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। फोटोग्राफी के अंदर सिल्वर ब्रोमाइड जेलेटिन इस्तेमाल हो रही है। डिस्पोजल के लिए डर्ट पार्टिकल्स को वाटर में से निकालने के लिए। टैनिंग जो होती है, एल्युमिनियम एंड क्रोमियम सॉल्ट, आपने देखा होगा लाशों को हनूद करते हैं, खालों को सेव करते हैं, वो एल्युमिनियम एंड क्रोमियम सॉल्ट्स होते हैं, वो भी इसी से बनते हैं। फिर दही का बनना, कर्ड फॉर्मेशन जो है, तो ये लैक्टिक एसिड जो होता है उसके अंदर वो कोलाइडल्स क्रिएट करता है कैसीन के इनटू कर्ड, ये दही जो बन रहा होता है। फिर ब्लू कलर स्काई मैंने बताया स्कैटरिंग की वजह से होता है। केमिकल वॉरफेयर, जो हम लोग एक जगह पर बम फटा है तो वहाँ पे काफ़ी स्मोक और डस्ट होगी, तो जो मास्क पहने जाते हैं उसके अंदर चारकोल यूज किया जाता है कोलाइडल फॉर्म में, वो इससे महफूज रखता है और लाइफ को सेव करता है। तो जी ये आपके पास इसकी स्टोरी थी सारी। फिर आपने पढ़ा होगा हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में। चले मेरे पास 5 मिनट है, मैं करवा देता हूँ। हाइड्रेशन एनर्जी कहा जाता है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है जब कोई आयन वाटर में डिजोल्व होता है। मैं इसकी एनर्जी लिखना भूल गया हूँ, मैं इसके साथ लिख दूंगा, आप इसके साथ एनर्जी ऐड कर लीजिएगा। ये एक्सोथर्मिक होती है। इन्फिनिटी डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये भी लोगों को कन्फ्यूजन होती है। आप एक चीज को पानी में हल करना शुरू करें, इतना हल करते जाएं कि अब आप जितना मर्जी सोल्यूट ऐड करें उसकी एनर्जी में कोई चेंज ना आए। यानी आपने एक बीकर लिया, आपने उसके अंदर नमक डालना शुरू कर दिया और थर्मामीटर डाल लिया आपने। अब आप देखेंगे कि थर्मामीटर का टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा डिक्रीज करता जाएगा, क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक टाइम आएगा कि आप जितना मर्जी नमक डाल के उसको हल करते रहे, अब टेम्परेचर जो है वो फिक्स हो जाएगा। इसको कहा जाता है इन्फिनिटी डाइल्यूट सोल्यूशन। तो इसमें जो आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। इसमें जो चीज डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है साइज टू चार्ज रेशो। साइज टू चार्ज रेशो याद रखें। सबसे पहले हाइड्रोजन एच पॉजिटिव है, लिथियम भी पॉजिटिव है, सोडियम भी पॉजिटिव है और पोटाशियम भी पॉजिटिव है। लेकिन देखा जाए तो ये सबसे छोटा है, ये लिथियम उससे बड़ा, सोडियम उससे बड़ा और पोटाशियम इन सारों से बड़ा। फिर इस तरह रुबिडियम। सबसे ज्यादा एनर्जी होगी एच पॉजिटिव और सबसे कम एनर्जी होगी के पॉजिटिव की। अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए कि जिसमें चार्ज सेम है, तो जिस चार्ज का साइज सबसे छोटा होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। फिर चलते हैं दूसरी बात पे, सोडियम+1, मैग्नीशियम+2 और एल्युमिनियम+3। अब यहाँ चार्ज डिफरेंस आ रहा है, तो जिसका चार्ज सबसे ज्यादा होगा पॉजिटिव, उसका साइज सबसे स्मॉल होगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन निकलने से साइज ऑफ एटम डिक्रीज करता है। और एल्युमिनियम जो है इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू। जी मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, ये जो सर आपने बताया है कि ये साइज टू चार्ज यानी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो जी जी डिपेंड करती है साइज टू चार्ज। सर ये बिल्कुल। चार्ज टू साइज नहीं होती, चार्ज डेंसिटी जिसको कहते हैं। चार्ज टू साइज या साइज टू चार्ज, आप कई लिटरेचर में पढ़ेंगे उन्होंने इसको एक जैसा कंटेंट दिया है। अगर साइज ऊपर ले रहा हूँ चार्ज नीचे ले रहा हूँ, तो सबका साइज ऊपर आएगा और चार्ज नीचे आएगा। और अगर चार्ज ओवर साइज कर रहा हूँ, अब आप चार्ज ओवर साइज के हिसाब से देख लें, एफएससी में उन्होंने चार्ज ओवर साइज ही लिखा हुआ है, सेकंड ईयर में भी उन्होंने यही लिखा हुआ है, चार्ज ओवर साइज। तो उसमें क्या होता है कि जी सर। आपके पास इसका चार्ज वही है लेकिन साइज बड़ा होता जा रहा है। साइज बड़ा होने से डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है और बिल्कुल उसकी वैल्यू कम हो रही है। आप इस तरह से इसको देख लें। आप वो
चार्ज ओवर साइज ओवर चार्ज छोड़ दें, चार्ज ओवर साइज कर लें, चले। ठीक ठीक है है। सर। और इसी तरह यहाँ पर आप देख लेंगे कि यहाँ पर चार्ज ज्यादा है और साइज यहाँ पर छोटा होता जा रहा है लेफ्ट टू राइट। इसके अंदर साइज ओवर चार्ज की रेशो भी आती है, लेकिन खैर उन्होंने बताया ना कि फिर आप उसको छोड़ दें, कंफ्यूज ना होइएगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो आप ये इसके जो अंदर क्या है देख, सर, हाइड्रोजन है तो उसका साइज छोटा होगा, तो इस वजह से जो है देखिए वो उसका चार्ज इन्वर्स सेम है। लिखा आ रहा है। नहीं ठीक कह रहे हैं आप, तो मैंने बताया ना उसके पीछे जो कैलकुलेशन है ना उसकी मैथमेटिकल, तो वो क्योंकि जी मैंने सर। यहाँ की नहीं है इसलिए उसमें ना 1 ओवर आ रहा होता है। आप इन्वर्स नहीं होता होगा, वो भी डायरेक्ट है लेकिन 1 ओवर की फॉर्म में होता है। 1 ओवर जी सर। ऑपरेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ओवर चार्ज। तो जब आप जी इसको सर बताते ठीक। हैं तो ये डेफिनेटली उल्ट जाता है, वो इस तरह से लिखा हुआ था उसके अंदर क्योंकि इसी फॉर्म में आ रहा होता है। लेकिन मैंने कहा जी ठीक है, सर। आपकी बिल्कुल ठीक है, आप उसको उस तरह कन्वर्ट कर लें। ठीक है, आप जी चार्ज सर। ओवर साइज कर लें। सर एक क्वेश्चन और है जी सर। जी जी जी। सर ये जो अभी आपने बताया है कि कोलाइड्स की ये टाइप्स हैं, हाँ जी। ये इमल्जन जी होगी, जी। जेल होगी बिल्कुल ठीक। और सोल होगी। हाँ जी। तो सर जो सोल है वो सॉलिड इन लिक्विड होता है, और इमल्जन लिक्विड इन लिक्विड होता है, लिक्विड इन लिक्विड होता और जेल जो है वो लिक्विड इन सॉलिड है, होता है। सॉलिड भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। उसमें बारीक बारीक जी पार्टिकल जो सर। सेमी सॉलिड उसको बना देते हैं ना। जी सर। तो सर कोलाइड्स की तो एक रेंज बता दी गई है, हाँ जी। लेकिन इनको कैसे कैटेगराइज किया गया है, यानी इनकी रेंज इनकी बताई रेंज गई है नहीं, लिटरेचर में? इनकी रेंज इस तरह नहीं बताई गई। मिसाल के तौर पे आप बात कर रहे हैं जेल की, जेली की। जी। अब आप जेली में देख सकते हैं कि सॉलिड पार्टिकल है, जितने ज्यादा सॉलिड पार्टिकल्स होंगे जेल उतनी ज्यादा मजबूत होगी, और जितने कम होंगे उतनी ज्यादा वो लिक्विड लाइक होगी। तो इस